हेलो एवरीवन, ई टीचिंग कॉमर्स चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कंपनी अधिनियम 2013 के द्वारा दी गई परिभाषा डिफिनीशन एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। इसके पहले वीडियो हमने सीखा था कि कंपनी शब्द किस भाषा से लिया गया है और कंपनी का अर्थ कहाँ से लिया गया है। कंपनी अधिनियम के द्वारा क्या कंपनी का मतलब बताया गया है, ये इसके पहले वीडियो हमने सीखा है। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कंपनी की परिभाषा और कंपनी की क्या-क्या विशेषताएं हैं। उन विशेषताओं की फुल डिटेल में आज के वीडियो में पढ़ेंगे। कंपनी अधिनियम कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 और उप धारा 20 के अनुसार कंपनी की परिभाषा दी गई है। जो भी कंपनी अधिनियम बनाया गया है उसमें जो कंपनी अधिनियम 2013 वर्तमान समय में वर्क कर रहा है। इसके पहले जो था कंपनी अधिनियम 1956 चल रहा था। उसके बाद 2013 में नया कंपनी अधिनियम पारित हुआ 2013 में। अब 2013 कंपनी अधिनियम में धारा 2 और उपधारा 20 में कंपनी की क्या परिभाषा दी गई है वो देखते हैं। कंपनी जो है विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका समामेलन या पंजीयन रजिस्ट्रेशन जो है इस अधिनियम या पिछले कंपनी कानून के अंतर्गत हुआ है। मतलब कंपनी जो है वो विधान द्वारा मतलब कि कानून के द्वारा क्या है, कानून के द्वारा कंपनी का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। तो जब वो कानून के द्वारा बना हुआ कंपनी का जो जन्म ही है वो कानून के द्वारा हुआ है, तो इसलिए वो क्या है, कानून के द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है। वो क्या है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होता है कंपनी। और इसका जो सम्मेलन होता है, जो रजिस्ट्रेशन होता है, वो कंपनी अधिनियम के तहत होता है, या तो वर्तमान समय में जो कंपनी अधिनियम चल रहा हो या इसके पहले चल रहा हो। तो ये हो गया यहाँ तक कि कंपनी जो है वो विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है और उसका सम्मेलन जो रजिस्ट्रेशन होता है वो कंपनी अधिनियम के कानून के अंतर्गत हुआ रहता है। उसके सदस्यों का जो है पृथक यानी कि अलग स्थायी अस्तित्व होता है। मतलब कि जो कंपनी है, कंपनी और कंपनी के जो सदस्य होते हैं, जैसे ये कंपनी है और ये जो कंपनी के सदस्य हैं, कंपनी के सदस्य और कंपनी में क्या होता है, दोनों अलग-अलग पृथक अस्तित्व होता है। मतलब कंपनी के अपने खुद के एसेट्स और लायबिलिटी होती है, खुद की अपनी जो भी संपत्ति होती है कंपनी की अलग होती है। और जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं, जो कंपनी के सदस्य होते हैं, उनका अपना अलग संपत्ति होती है, उनकी अलग लायबिलिटीज होती है। मतलब कि कंपनी का जो है उसका अपना खुद का कुछ अधिकार है, दायित्व है, संपत्ति है, एसेट्स है। और कंपनी के सदस्य जो हैं उनका अपना अलग होता है। मतलब उन दोनों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं होता है संपत्तियों से रिलेटेड। मतलब कि दोनों सेपरेट एंटिटी होते हैं, अलग अस्तित्व होता है उनका। उसके सदस्य का दायित्व सीमित होता है। अभी क्या जो कंपनी के सदस्य होते हैं, उनका जो दायित्व होता है वो सीमित होता है। मतलब अगर एक जो शेयर होल्डर्स है, वो एक कंपनी के जो है 1000 क्या है, 1000 रुपए का जो है वो शेयर लिया हुआ है। तो 1000 शेयर में अगर कंपनी समापन में जाती है, यानी कंपनी खत्म होती है, घाटे में जाती है, तो जो ये ए शेयर होल्डर्स है, वो ए शेयर होल्डर्स केवल 1000 रुपए तक ही जिम्मेदारी लेगा कि चलो ठीक है, हमने 1000 रुपए के शेयर लिए हैं, 1000 रुपया ही हम दे देंगे। उसके बाद एक ही की जो जिम्मेदारी है, जो दायित्व है, वो खत्म हो जाता है। यानी कि सीमित दायित्व है, यानी कि जितने रुपए का शेयर खरीदा रहेगा कंपनी का, उतने रुपए वो दे देगा। और बाकी उससे कंपनी से इस ए की संपत्ति से कोई मतलब नहीं है। ए करोड़पति है, ए के पास कितना एसेट संपत्ति है, उससे कोई मतलब नहीं है। बस ये जो है, जो शेयर होल्डर है, वो सिर्फ 1000 रुपये कंपनी को दे देगा और उसके बाद उसकी जिम्मेदारी, उसकी दायित्व खत्म हो जाएगी। तो इसलिए क्या होता है, जो उसके सदस्य होते हैं, वो उनकी दायित्व क्या होती है, सीमित होता है, लिमिटेड होता है। मतलब कि जितने रुपए का, जितने अंकित मूल्य का उन्होंने शेयर लिया है, उतने ही तक के लिए क्या होती है, उस शेयर होल्डर्स का, उस सदस्य का क्या होती है, उसकी जिम्मेदारी होती है, उसके सिवाय नहीं होता है। और जो थी इसकी सार मुद्रा होती है,
जो कंपनी होता है, कंपनी की क्या होती है, एक मुद्रा होती है, यानी कि कॉमन सील होता है, स्टैम्प होता है, मोहर होता है। जैसे कि जो निदेशक होता है, जो डायरेक्टर होता है कंपनी का, वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट पे जो है, उस निदेशक का तो हस्ताक्षर होगा ही होगा, और साथ ही उस कंपनी का जो है मुहर भी लगता है। क्योंकि अगर कंपनी के मुहर नहीं लगता उस कॉन्ट्रैक्ट पे, तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लीगल नहीं माना जाएगा, वो मान्य ही नहीं होगा कि कंपनी के द्वारा इस कॉन्ट्रैक्ट को किया गया है। यानी कि जो भी उसका निदेशक है, डायरेक्टर है, वो अपना साइन करेगा और कंपनी का मुहर लगेगा, तभी जाके वो कॉन्ट्रैक्ट जो है, अनुबंध है, वो मान्य होगा कि हाँ, उस फलाना कंपनी के द्वारा ये कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। तो ये होता है कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 और उपधारा 20 के अनुसार कंपनी की परिभाषा क्या-क्या दी गई है। मतलब कि कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है, मतलब कानून के द्वारा बनाया गया। अब जब कानून के द्वारा कोई एक संस्था बन रही है, एक व्यक्ति बन रहा है, तो वो कृत्रिम आर्टिफिशियल ही होगा। कंपनी जो क्या है, वो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। इसका जो पंजीकरण होता है, यानी कि जिसका कंपनी का रजिस्ट्रेशन जो होता है, वो कंपनी कानून के अंतर्गत होता है। उसके सदस्य और कंपनी दोनों अपने अलग अस्तित्व होते हैं, और जो कंपनी के सदस्य होते हैं, उनकी दायित्व जो होती है, लायबिलिटी जो होती है, वो सीमित होती है। और कंपनी के अपना खुद का सार मुद्रा होती है, और ये अच्छा, कंपनी क्या है, जब आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, तो काम कैसे करेगी? इस सार मुद्रा के माध्यम से ही क्या होती है, कंपनी काम करती है। मतलब कि जो कंपनी का निदेशक होता है, डायरेक्टर होता है, वही क्या करेगा, सार मुद्रा का इस्तेमाल हर कॉन्ट्रैक्ट में करेगा। यानी कि इस सार मुद्रा को जो है, वो कंपनी इसके माध्यम से काम करता है। यानी कि जहाँ पे कॉमन सील, यानी कि कंपनी का जो स्टैम्प है, मुहर है, वो लग गया, वो यानी कि कंपनी द्वारा उस कॉन्ट्रैक्ट को किया गया है। तो ये होता है हमारा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 और उपधारा 20 के अनुसार जो परिभाषा दी गई है। इसमें रटने की कोई बात नहीं है, सिंपल सी बात है कि कंपनी जो है, वो कानून के द्वारा, विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है। अब कानून के द्वारा बनाया गया है, तो वो कृत्रिम व्यक्ति ही है। व्यक्ति इसलिए कहा गया है क्योंकि कंपनी को भी कुछ अधिकार और कुछ लायबिलिटीज दी गई हैं, वो आगे के डिफिनीशंस में पढ़ेंगे। अच्छा, जो कंपनी के द्वारा दिया गया डिफिनीशंस है, ठीक है, इसी डिफिनीशंस के में सारे कंपनी के क्या है, विशेषताएं, फीचर्स भी, कैरेक्टरिस्टिक्स भी छिपे हुए हैं। कि कंपनी क्या है, एक कृत्रिम व्यक्ति, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। फिर उसके बाद क्या है, कंपनी के जो सदस्य होते हैं और कंपनी दोनों अलग अलग होते हैं। और फिर क्या, कंपनी के जो दायित्व होता है, कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं, उनकी जो लायबिलिटी होती है, वो लिमिटेड होती है। मतलब जितना वो अंश खरीदे रहेंगे, शेयर्स खरीदे रहेंगे, उतने ही रुपए तक ही वो जिम्मेदारी लेंगे। और फिर उसके बाद क्या है कि वो सौर मुद्रा होती है, कॉमन सील होता है कंपनी का। यानी कि कंपनी का जो भी ये परिभाषा दी गई है, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 उपधारा 20 के अनुसार, इसी में कंपनी की विशेषताएं भी क्या होती हैं, छिपी हुई हैं। यही सारा जो है कंपनी की विशेषता भी है। हम एक और परिभाषा देखते हैं, प्रोफेसर हैने के अनुसार। प्रोफेसर महोदय ने क्या बोला है कि कंपनी क्या है, कंपनी की क्या परिभाषा है। इन्होंने प्रोफेसर हैने ये कह रहे हैं कि कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है, जिसका उसके सदस्यों से पृथक और स्थायी अस्तित्व होता है, और जिसके पास सार मुद्रा होती है। वही चीज है कि कंपनी विधान द्वारा, यानी कि कानून द्वारा बनाया गया, निर्मित की गई एक क्या है, कृत्रिम आर्टिफिशियल व्यक्ति है। और उसके जो सदस्य हैं और जो कंपनी है, दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। और जो कंपनी होता है, कंपनी की क्या है, अपनी सौर मुद्रा और कॉमन सील है। तो ये होता है कंपनी की डिफिनीशंस। अब हम देखते हैं कि कंपनी की विशेषताएं क्या है। हमने एक शॉर्ट्स वीडियो में कंपनी के जितने सारे विशेषताओं के टॉपिक्स है, उनको देखा है, लेकिन आज उन सभी टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ेंगे कि आखिर उस सारे टॉपिक का मतलब क्या है। कंपनी की विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी में क्या है, ऐच्छिक एवं निगमित संस्था होती है, वॉलंटरी एंड इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन होता है। अब क्या है कि कंपनी एक ऐच्छिक संस्था है। जो कंपनी के सदस्य होते हैं, कंपनी के सदस्य जो हैं, अपनी इच्छा के अनुसार जो हैं, वो
बनाते हैं कंपनी को। जैसे अब मान लो कि 4 लोग मिल के काम कर रहे हैं, कोई बिज़नेस कर रहे हैं, तो वो उनकी इच्छा पे है कि वो कंपनी बना लें। यानी कि जो भी कंपनी अधिनियम है, उस कंपनी अधिनियम के अंतर्गत क्या करें, उसको रजिस्टर्ड कर लें। तो अपनी इच्छा किसी व्यक्ति की इच्छा पे क्या होती है, अ, वन अ, पी अ, अब तो एक व्यक्ति भी क्या होता है, कंपनी बना सकता है। कंपनी अधिनियम 2013 में ये प्रावधान बनाया गया है कि एक व्यक्ति भी कंपनी म बना सकता है। यानी कि एक ही शेयर होल्डर्स रहेगा, एक ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहेगा, एक ही आदमी उसका हर एक काम एक ही आदमी करेगा। यह कानून द्वारा निगमित संस्था है। मतलब वही कानून के द्वारा बनाया गया क्या है, एक निगमित संस्था है, बनाई गई है, ऑर्गेनाइजेशन है। इसका समामेलन जो भी रजिस्ट्रेशन है, वो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत होता है, जो कि ये सारी बातें जो हम क्या है, डिफिनीशन में पढ़ चुके हैं। बगैर समामेलन के यानी कि पंजीकरण के कंपनी का कोई अस्तित्व नहीं है। हाँ, यदि जैसे कि 4 लोग व्यक्तियों का समूह क्या है, कंपनी है। इसके पहले वीडियो हमने पढ़ा था। लेकिन अगर वो समूह रजिस्टर्ड नहीं होता है कंपनी अधिनियम के तहत, या तो वो क्या है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसका कोई मतलब ही नहीं है, और कानून के रूप में उसे कंपनी नहीं कह सकते हैं। अगर कानून के रूप में कंपनी कहना है, तो उस कंपनी को क्या होना है, कंपनी अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड होना है। कहने का मतलब ये है कि जो कंपनी है, वो क्या है, वो ऐच्छिक यानी कि वॉलंटरी एंड इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है। मतलब कि कंपनी एक ऐच्छिक संस्था है, वो स्वतंत्र है कि कोई कंपनी बनाए या कंपनी ना बनाए। कृत्रिम कानूनी व्यक्ति, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। अब ये टॉपिक भी क्या था, कंपनी के परिभाषा में बात कही गई थी कि कृत्रिम कानूनी व्यक्ति होता है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होता है कंपनी। कंपनी का पंजीयन जो है, कंपनी का पंजीकरण हो जाने के बाद कंपनी एक कृत्रिम कानूनी व्यक्ति बन जाता है। यह अपने नाम से संपत्ति खरीद सकती है, उसे अपने नाम से रख सकती है, और आवश्यकता पड़ने पर उसे बेच भी सकती है। यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, उसे बेच सकती है। यह अपने नाम से न्यायालय में मुकदमा कर सकती है। अन्य व्यक्ति इसके नाम से इस पर मुकदमा कर सकते हैं। मतलब वही है, जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो एक क्या है, ये आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बन जाता है। और क्या होता है, कंपनी अपने नाम से क्या कर सकती है, एसेट्स संपत्ति खरीद सकती है, रख सकती है। आवश्यकता पड़ने पे कंपनी अपने अनुसार उसको जब मर्जी करे वो बेचेगी। और एक चीज और होता है कि कंपनी जो है, न्यायालय में मुकदमा कर सकती है, और जैसे कोई और व्यक्ति है जो उस कंपनी से कोई प्रोडक्ट खरीदा है या सर्विस लिया है, वो उसके साथ गलत हुआ है, चीट किया गया है, तो वो व्यक्ति भी क्या करेगा, उस कंपनी पे क्या करेगा, वो मुकदमा कर सकता है। अब जैसे क्या, रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी में अगर कोई प्रोडक्ट बनाया गया है, तो उस प्रोडक्ट में अगर कोई भी कमी है या उस कस्टमर के साथ धोखा हुआ है, तो वो व्यक्ति भी रिलायंस कंपनी पे क्या करेगा, मुकदमा कर सकता है। इसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता है। कंपनी कहीं पे ऐसा नहीं है कि फिजिकली दिख रहा है, जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, या उसको उस पे गुस्सा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कि आक्रमण करके भी इसे गिरा नहीं सकते हैं, इसकी कोई आत्मा नहीं होती, ना इसका कोई अंतःकरण होता है, इसलिए इसे कृत्रिम व्यक्ति, आर्टिफिशियल पर्सन कहा जाता है। जैसे क्या, कंपनी का जैसे, अब इसके पहले वीडियो में भी मैंने बताया था कि जैसे कंपनी जो है, तो कोई एक कंपनी है, अब उस कंपनी को कानून के द्वारा जब बनाया गया है, तो उस कंपनी में जो एम्प्लॉय जा रहे हैं काम करने, उसके जो शेयर होल्डर्स हैं काम कर रहे हैं, ना कि वो, जैसे यहाँ पे रिलायंस कंपनी ही अगर देख लें, तो रिलायंस कंपनी ऐसे कहाँ, वो तो एज ए लीगल आर्टिफिशियल पर्सन है। वो जो उसकी बिल्डिंग दिख रही है, वो कंपनी नहीं है, बस वो उस रिलायंस कंपनी की बिल्डिंग है, जहाँ पे उसके शेयर होल्डर्स जाके वर्क कर रहे हैं। उसका कंपनी का एसेट्स है, एक तरीके से है, ना कि वो कंपनी है। कंपनी कहीं दिखती ही नहीं है, क्योंकि वो तो एक डॉक्यूमेंट पे बनाया गया बस कागज है। अब इसमें जितनी सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं, जरूरी नहीं है कि ऐसे इसको अपनी ओन शब्दों में भी लिख सकते हैं एग्जाम में। और जरूरी नहीं कि रटने रटने की कोई जरूरत नहीं है, बस चीजों को समझा जाता है। अब जब समझेंगे तो क्या करेंगे कि
उसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कर सकते हैं और एग्ज़ाम हॉल में लिख भी सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कृत्रिम कानून आर्टिफ़िशियल लीगल पर्सन है। अब इस पे जो है इसलिए इस पे गुस्सा नहीं कर सकते हैं, आक्रमण नहीं कर सकते हैं, इसे गिरा नहीं सकते हैं, इसकी कोई आत्मा नहीं होती है, तो ये सारी चीज़ें नहीं, इसलिए इसे का आर्टिफ़िशियल पर्सन कहा जाता है। किंतु फिर भी कानून इसे प्राकृतिक व्यक्ति की तरह कुछ अधिकार और दायित्व भी प्रदान करता है। अब जैसे कानून के द्वारा बनाया गया है, तो कानून ही जो है उसको कुछ राइट देगा और कुछ उसकी लायबिलिटीज़ भी सेट करेगी। अब जैसे अधिकार में उसके वही हैं कि वो मुकदमा कर सकता है, एसेट्स खरीद सकता है, बेच सकता है, रख सकता है, वो कंपनी के अधिकार हैं। लेकिन उसके जो दायित्व भी हैं, अब जैसे दायित्व में ये है कि कंपनी जो है, अब कंपनी अधिनियम 2013 काम कर रहा है, तो उस अधिनियम के द्वारा जब कंपनी का जन्म हो रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है वो अधिनियम कुछ तो ऐसी बात रखेगा ना कि तुमको इसी तरह काम करना है। अगर तुम इस तरह काम नहीं करोगे तो तुम्हें क्या किया जाएगा, तुम्हारे पे जुर्माना लगाया जाएगा, दंड दिया जाएगा या तुम्हें खत्म कर दिया जाएगा। तो कंपनी ही खत्म कर सकती कंपनी अधिनियम किसी भी कंपनी को खत्म कर सकती है। तो प्रावधानों का उल्लंघन करने पे, अगर कंपनी अधिनियम के जो भी प्रावधान है, जो भी नियम है, उसको उल्लंघन करने पे, उसको नहीं पूरा करने पे, उस पे जुर्माना लगाया जा सकता है। अब हमारा तीसरा पॉइंट है पृथक अस्तित्व, सेपरेट एंटिटी होता है। कंपनी का पंजीकरण हो जाने के बाद पश्चात क्या होता है, इसका पृथक अस्तित्व हो जाता है। कंपनी और कंपनी सदस्यों का अस्तित्व पृथक होता है। अब इस चीज को भी क्या है, कंपनी डिफिनीशंस में हमने पढ़ा है। यानी कि जो कंपनी के डिफिनीशंस है, वही सारे क्या होते हैं, कंपनी की परिभाषा होती है। यानी कि अगर डिफिनीशन आपने याद कर लिया, डिफिनीशन समझ गए, तो वो कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स भी क्या करेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन कर लेंगे, वो भी समझ में आ जाएगा। पंजीकरण हो जाने के बाद क्या है, कंपनी और उसके सदस्य क्या होते हैं, पृथक अलग अलग होते हैं। यदि कंपनी एक सदस्य के पास कंपनी के सारे अंश भी हो, तो भी कानून की दृष्टि में कंपनी इसके सदस्यों से पृथक ही होती है। अब जैसे मान लो कि कंपनी के सारे शेयर्स अगर एक ही आदमी खरीद लेता है, एक ही शेयर होल्डर खरीद लेता है, तो भी ऐसा नहीं है कि कंपनी रिलायंस कंपनी जो है किसी एक आदमी का हो जाएगा, नहीं। बल्कि क्या है, कंपनी रिलायंस अपनी उसका खुद का अलग अस्तित्व है, और जो कोई भी एक आदमी सारे हो शेयर्स खरीद रहा है, वो तो अपना अलग ही है। तो ये है हमारा कंपनी जो होती है वो। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि शाश्वत शाश्वत उत्तराधिकार, परपेचुअल सक्सेशन होता है। यहाँ पे नंबरिंग जो है वो गलत कर दिया गया है, यहाँ पे हो जाएगा नंबरिंग फोर्थ, ये फोर्थ हो जाएगा। लेकिन शाश्वत उत्तराधिकार होता है, परपेचुअल सक्सेशन होता है, कंपनी का अस्तित्व जो होता है वो सतत होता है, शाश्वत होता है, मतलब कंपनी जो है वो लगातार चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि कंपनी में काम करने वाले लोग चले गए या खत्म हो गए तो कंपनी भी खत्म हो जाएगा, नहीं, क्योंकि कंपनी तो कानून के द्वारा बनाया गया ना, कानून से उसका जन्म हुआ है। क्योंकि कंपनी क्योंकि कंपनी का अस्तित्व पृथक होता है, अपेक्षाकृत इसका अस्तित्व एकाकी व्यापार और साझेदारी से अधिक स्थायी होता है। जैसे कंपनी जो होता है कानून के द्वारा बनाया गया आर्टिफिशियल पर्सन होता है। अब इसलिए क्या होता है, ये शाश्वत तो होता ही है, लगातार चलता रहेगा, उसके सदस्यों से मतलब नहीं है, किसी और चीज से उसका मतलब नहीं है। कंपनी का जन्म कानून के द्वारा हुआ है, तो कानून के द्वारा ही खत्म भी होगा वो। जैसे क्या है, सोल ट्रेडिंग जो होता है एकाकी व्यापार, सोल ट्रेडिंग है या जो पार्टनरशिप है, उसमें क्या होता है कि यदि उसके जो ओनर है या जो पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स हैं, यदि वो मर गए, पागल हो गए या दिवालिया हो गए या फिर रिटायर हो गए, तो क्या होता है, पार्टनरशिप खत्म हो जाता है या सोल ट्रेडिंग खत्म हो जाएगा। लेकिन कंपनी की स्थिति में ऐसा नहीं है। कंपनी की आयु कंपनी के सदस्यों पर निर्भर नहीं करती है, किसी सदस्य या निदेशक की मृत्यु हो जाने पे, यहाँ तक कि सभी सदस्यों की मृत्यु हो जाने पे, दिवालियापन हो जाने, पागल हो जाने पे, रिटायर हो जाने पे, किसी भी कारण से यदि कंपनी के सभी सदस्य खत्म हो जाते हैं, तो भी कंपनी का अस्तित्व खत्म नहीं होगा।
जो कि सोल ट्रेडिंग और पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है। सोल ट्रेडिंग पार्टनरशिप में यदि उसके सदस्य खत्म हो जाते हैं किसी भी कारण से, जो भी कारण है, मृत्यु हो गया, दिवालिया हो गया, पागल हो गया, रिटायर हो गया, तो क्या होता है, सोल ट्रेडिंग भी खत्म हो जाएगा और क्या, पार्टनरशिप भी खत्म हो जाती है। तो इसलिए जो कंपनी जो होती है वो क्या होता है, वो परपेचुअल सक्सेशन होता है। वो शाश्वत चलती रहती है। ये हमारा फिफ्थ ये हमारा फिफ्थ पॉइंट हो जाएगा। सार्वमुद्रा कॉमन सील। अब जैसे कॉमन सील के बारे में भी क्या है, हमने कंपनी के डिफिनीशन में क्या है, पढ़ा हुआ है। कंपनी की सार मुद्रा होती है, चूंकि कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, यह स्वयं कार्य नहीं कर सकती है, इसलिए इसे प्राकृतिक व्यक्तियों निर्देशकों के माध्यम से कार्य करना होता है। अब मैं जल्दी जल्दी पढ़ लेती हूँ ताकि, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स जो हैं मैंने डिफिनीशंस में परिभाषा में सब बताया है। जल्दी जल्दी पढ़ लेती हूँ, नहीं तो वीडियो क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। सार मुद्रा, कंपनी की सार मुद्रा होती है, चूंकि कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति होती है, यह स्वयं कार्य नहीं कर सकती। अब जाहिर सी बात है, जब वो कानून के द्वारा बनाया गया एक आर्टिफिशियल व्यक्ति है तो काम कैसे करेगी, इसलिए इसे प्राकृतिक व्यक्ति निर्देशकों के माध्यम से कार्य करना होता है। हाँ, जो भी कंपनी का निदेशक होते हैं उनके द्वारा काम किया जाता है, क्योंकि निदेशक जो होता है किसी कॉन्ट्रैक्ट पे क्या करता है, साइन करता है। तो उसी साइन पे क्या होता है, कंपनी का जो मोहर होता है, सील होता है, वो भी लगाया जाता है निदेशक के द्वारा। कंपनी के निदेशक कंपनी की ओर से अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट करते समय अपने हस्ताक्षर के साथ साथ, हाँ, अब किसी कॉन्ट्रैक्ट पे निदेशक तो हस्ताक्षर करेगा, इस और मुद्रा को अनुबंध पर लगाते हैं, जो कंपनी के हस्ताक्षर के समान मानी जाती है। अब जिस भी कॉन्ट्रैक्ट पे कंपनी का स्वर मुद्रा लग गई, वो क्या है, कंपनी का हस्ताक्षर मान लिया जाएगा। यदि कंपनी अनुबंध पे निदेशक के हस्ताक्षर कर दिए जाए और स्वर मुद्रा ना लगाई जाए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वैध नहीं माना जाएगा। यदि कोई भी कंपनी के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, उसमें निदेशक का क्या हुआ, डायरेक्टर का जो भी है उसका सिग्नेचर किया गया है, लेकिन कंपनी का मुहर नहीं लगाया गया है, तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वैध नहीं माना जाएगा। तो हमारा सिक्स पॉइंट है, हमारा सिक्स पॉइंट सीमित दायित्व। अब इसको भी क्या है, हमने कंपनी के डिफिनीशंस में क्या है, पढ़ा है। कंपनी की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता सीमित दायित्व है, जिसके कारण कंपनी का निर्माण किया जाता है। अंशों द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी में प्रत्येक अंशधारी का दायित्व उसके द्वारा लिए गए अंशों के अंकित मूल्य तक सीमित होता है। जैसे पहले डिफिनेशन में मैंने बताया है कि अगर कोई एक व्यक्ति है, उस कंपनी का जितनी अंकित मूल्य तक, जितना जो प्राइस वैल्यू है उसकी, ठीक है, उस प्राइस वैल्यू तक वो अपनी जिम्मेदारी लेगा। उसने किसी कंपनी के 1000 शेयर खरीदे हैं, तो केवल वो 1000 रुपया दे देगा कंपनी के घाटा जाने पे, कंपनी के समापन पे, खत्म होने की स्थिति में, और उसकी जिम्मेदारी क्या होती है, खत्म हो जाएगी। अंशधारी का दायित्व उसके द्वारा दिए गए अंशों के अंकित मूल्य तक सीमित है। उसे इससे अधिक की राशि के वास्ते कंपनी के दायित्व को पूरा करने के लिए दायी नहीं ठहरा जा सकता। बात वही है कि जब किसी एक शेयर होल्डर ने यदि 1000 के ही शेयर कंपनी के लिए हुए हैं, तो केवल 1000 रुपया देगा। उसके बाद कंपनी उनसे कोई भी कह नहीं सकती है कि हमें और पैसा दो, या हमारा जो भी भुगतान करना है, लायबिलिटी है, वो पूरा नहीं हुआ, ऐसा कोई मतलब नहीं है। बस उसने 1000 रुपया खरीदा था, 1000 का शेयर, 1000 रुपया उसने दे दिया पूरा। तब क्या होता है कि शेयर्स के जो वैल्यू होते हैं वो भी इंस्टॉलमेंट, अलग-अलग अलॉटमेंट में दिए जाते हैं। इसको भी अलग वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर कुछ बाकी होता है तो वो दे देता है उस वैल्यू तक जितने का उसने खरीदा है टोटली, बाकी उसकी ज़िम्मेदारी खत्म हो जाती है। 7th पॉइंट हमारा है अंशों का हस्तांतरणीयता, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। कंपनी की एक प्रमुख विशेषता है अंशों का हस्तांतरण योग्य होना। सार्वजनिक कंपनी के अंश सरलता से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरण किए जा सकते हैं। इसमें वही है कि कंपनी के जो सबसे मतलब 2-3 चीजें ही ऐसी हैं, बहुत खास हैं, जो कंपनी के निर्माण करने में फायदा मिलता है। अब जैसे कोई कंपनी हो गया, तो कंपनी के जो भी शेयर्स होते हैं, अब शेयर्स पे भी क्या करूंगी, मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। आ, जिसे भी शेयर्स पे वीडियो चाहिए, वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं शेयर क्या होते हैं उस पे एक वीडियो बनाऊंगी। जो कंपनी के शेयर होते हैं, वो जैसे किसी एक व्यक्ति ने, ए ने शेयर खरीदा, तो उसका मन किया वो क्या है, किसी दूसरे व्यक्ति बी को शेयर बेच देगा। बी जो है वो सी को शेयर बेच देगा। सी जो है वो डी को बेच देगा। मतलब ऐसे शेयर जो रहता है वो ट्रांसफर होता चला जाएगा। तो इसकी सबसे बड़ी खासियत होती है कंपनी की। और हमारा है
पृथक संपत्ति सेपरेट प्रॉपर्टी होती है। अब ज़ाहिर-सी बात है जब कंपनी और कंपनी के सदस्य जो शेयर होल्डर्स हैं, वो अलग-अलग होते हैं, तो संपत्ति भी कंपनी की खुद की अलग है। इसको इसको भी पहले हमने पढ़ ही लिया है। कंपनी का अपने सदस्यों से पृथक अस्तित्व होता है। एक कंपनी को संपत्ति से अलग अस्तित्व का अधिकार होता है। संपत्ति का स्वामित्व का अधिकार होता है। कंपनी की संपत्ति कंपनी के सदस्यों की संपत्ति नहीं होती है। यद्यपि कंपनी के सदस्य कंपनी की पूंजी में अंशदान करते हैं। मतलब सेपरेट प्रॉपर्टी होती है। जैसे कंपनी का अगर 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो वो 10 करोड़ केवल कंपनी की ही है। ऐसा नहीं कि उसमें 4 शेयर होल्डर्स हैं, तो 4 शेयर होल्डर्स में वो 10 करोड़ बाँट दिए जाएँगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस क्या है जो वो 4 लोग हैं, वो चारों लोग क्या किए हैं कि उन्होंने बस उस जो भी पूँजी बनाई गई है कंपनी का, उस पूँजी में उनका उन चारों का क्या है बस अपना-अपना हिस्सा है कि उन्होंने कितना-कितना हिस्सा जो भी पूँजी कैपिटल बनाया गया उसमें दिया है, बस। हमारा लास्ट है मुकदमा करने की योग्यता एबिलिटी टू सू। एक कंपनी का पृथक अस्तित्व होता है अतः यह मुकदमा कर सकती है। इस पर इसके नाम से मुकदमा चलाया जा सकता है। अब ये भी पॉइंट हमने क्या था डेफिनेशन में पढ़ लिया था कि जो कंपनी है कंपनी सेपरेट एंटिटी है उसका भी कुछ अधिकार है तो अगर कोई ऐसा है जो कंपनी को नुकसान पहुंचाता है या लगता है कि कंपनी के साथ गलत किया जा रहा है कंपनी खुद भी क्या है वो किसी पे मुकदमा कर सकती है और खुद कंपनी के ऊपर भी कोई और व्यक्ति भी क्या है मुकदमा चला सकता है कंपनी के नाम से। तो ये होता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 उपधारा 20 के अंतर्गत क्या डिफिनेशन दी गई है और कंपनी की विशेषताएं। जो भी कंपनी अधिनियम 2013 के धारा 2 और उपधारा 20 में परिभाषा दी गई है वो सारी परिभाषा में जो भी बातें लिखी गई हैं वही क्या है कंपनी की विशेषता भी है। इस बात को ध्यान रखिए। कंपनी की उस परिभाषा को ध्यान से पढ़ लीजिए समझ लीजिए और उसी में से सारे डिफिनेशन क्या हो जाएंगे आपको पता चल जाएंगे। ई टीचिंग कॉमर्स चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।